नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस समय हम आपसे ये बातचीत शुरू कर रहे हैं, उस समय की दो बड़ी हेडलाइन हैं। पहली, राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है और ये एक और उनकी तरफ से कोशिश है पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के पीछे लामबंद किए रहने की। क्योंकि ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, यहां तक के अखिलेश यादव हो, डी राजा हो, वो संकेत दे चुके, वो संदेश दे चुके कि ये जो जोकरगिरी चल रही है, ये जो सर्कस चल रहा है, वो अपनी पार्टी को तो खत्म कर चुके हैं। लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं लोकसभा का। अभी सिरे से जम्मू कश्मीर हारे हैं, हरियाणा हारे हैं, झारखंड में भी 16 ही सीटें आई हैं 81 में से, और महाराष्ट्र हारे हैं। 4 विधानसभा और हार चुके हैं और कांग्रेस को ऑलमोस्ट खत्म करने की उनकी तैयारी है, मोटा ताला जड़ने की तैयारी है। तो हमारा पिंडदान हो उससे पहले अच्छा है कि हम कोई दूसरा नेता तलाश कर लें। तो बगावत का बिगुल तो बज चुका है। एक खबर है कि सभापति के खिलाफ साहब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, जो अभी भारतीय संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की बौखलाहट का स्केल कहां पहुंच गया है। दूसरी खबर यह है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अगुवाई में, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब मीडिया में यह सूचना है कि साहब इसी सत्र में इसको पेश किया जा सकता है, हो सकता है बजट सत्र में इसको प्रस्तुत किया जाए। तो बजट सत्र में अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो दो हंगामा खेज विधेयक जो हैं वो बजट सत्र में आएंगे। एक वक्फ संशोधन बिल और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के ड्रामेबाजी पर उतर आए हैं, जिस तरह वो पार्लियामेंट को एक सर्कस के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को तो ये पहले ही राजनीतिक अखाड़ा बना चुके हैं, लेकिन अब तो हम कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर रहे हैं। एक उद्योगपति का फेस मास्क और देश के प्रधानमंत्री का फेस मास्क अपने दो सांसदों को पहना करके जिस तरह मीडिया के सामने परेड करा रहे हैं और उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, ये तमाशा नहीं है तो क्या है। अपनी पार्टी को तमाशा बना चुके, विपक्ष को तमाशा बना चुके और अब पार्लियामेंट को तमाशा बनाने पर उतारू हैं। वो बता रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष के लायक ही नहीं हूं, बल्कि ये तो वो पहले ही बता चुके हैं कि मैं पॉलिटिक्स के लायक भी नहीं हूं। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो गरिमा मर्यादा होती है और जो एक गंभीरता होती है, जो एक संतुलन होता है और तथ्यों के आधार पर चीजों को रखने की एक रवायत रही है, उसको तो वो बहुत पहले तोड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो वीरेंद्र जी ये बताइए, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कभी आपने सुना है क्या? और इस हद तक यहां तक पहुंच गई कांग्रेस, इतनी बौखलाहट की वजह क्या है? जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, आप बताइए, क्या आपको नजर आता है कि कोई वजह है कि लगातार जो है 9 दिन हो गए हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई ना चलने दी जाए? ऐसा कौन सा है मुद्दा जिसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम चर्चा नहीं चाहते, या सरकार जो है चर्चा को रोकना चाहती है? सरकार तो चाहती है, और आप देखते होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला
और और धनखड़ साहब रोज ये कहते हैं कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए और जीरो आवर को, शून्य प्रहर को चलने दिया जाए, क्योंकि ये दोनों जो समय होते हैं सदन में, ये विपक्ष के होते हैं। जब वो सरकार को घेरता है, जब संसद के दोनों सदनों में जो जो तारांकित लिखित प्रश्न होते हैं, जिनका जिनका उत्तर मंत्री को खड़े होकर देना पड़ता है, और सभी सदस्यों को अनुपूरक या सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन सदन वो चलने नहीं देना चाहते। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं? राहुल गांधी इस समय लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो इंडिया अलायंस के भी नेता हैं। अब अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो सदन के अंदर बोलते, लोकसभा में बोलते, या खड़गे साहब के पास कोई अगर मुद्दा होता तो वो राज्यसभा में बोलते। मुद्दा कुछ है नहीं। हरियाणा चुनाव आप हार गए, महाराष्ट्र चुनाव आप हार गए। जून 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस में और ये जो जो महाराष्ट्र का एमवीए था, महाविकास आघाड़ी के बीच में, वोटों का अंतर केवल 1% का था। बीजेपी का वोट 1% कम था एमवीए से। और 5 महीने बाद नवंबर के चुनाव में बीजेपी की बढ़त 1 से बढ़ के, जो बीजेपी 1% पीछे थी, वो 14% आगे हो गई। तो आखिरकार अब आपके पास क्या मुद्दा है, अब रह गया है? पहले आपने हरियाणा में मुद्दा बनाया कि सर ईवीएम गड़बड़ है। हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि सर ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। फिर आपने महाराष्ट्र में ईवीएम को मुद्दा बनाने की कोशिश की, सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं ने, और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने, साहब ये मुद्दा नहीं है। फिर भी आपने जाकर के लंबी चौड़ी कंप्लेंट आपने फाइल की चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, आपको हम सुन लेंगे। चुनाव आयोग सुन लेगा, और ये काम चुनाव आयोग पिछले 15 साल से कर रहा है। ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। अभी जून में लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की सीटें थी 99, अब बढ़ के 101 हो गई। तब तक ईवीएम ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हरियाणा महाराष्ट्र हारे तो ईवीएम खराब हो गई। तो अब इनकी जो है कुंठा और इनकी निराशा का हालत ये है कि राज्यसभा के चेयरमैन, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो सदन से निर्वाचित होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन से निर्वाचित नहीं होता है। उसको लोकसभा राज्यसभा के सांसद चुनते हैं, और उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया नहीं जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन ये व्यवस्था राज्यसभा में नहीं है। अब आप देखिए, जिस आदमी को लोकसभा में और खड़गे साहब को राज्यसभा में सरकार के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए थी। यदि आपको लगता है कि अडानी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तो आपको ऑथेंटिकेटेड प्रूफ सामने रखने चाहिए थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की कि अडानी जो है उत्तर भारत के 4 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत देने का सोच रहे थे। उनके पास भी कोई सबूत नहीं है, वो सोच रहे थे, और केवल सोचने के आधार पर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। तो अब उनके पास जब कुछ कहने को नहीं है, तो अब उन्होंने सदन को ही, लोकसभा को तमाशा बना दिया है। बताइए, अडानी और मोदी के मुखौटे सदस्यों के चेहरे पे लगा करके दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। ये इस तरह की जो नौटंकी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कांग्रेस को एकदम नुक्कड़ नाटक की एक जो है टोली बना के छोड़ दिया है। तो अब उनके पास क्या मुद्दा है कि साहब जो है हम सदन के बाहर हंगामा करेंगे और राज्यसभा में जो है हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में लाओ, सरकार के खिलाफ लाओ, मोदी सरकार के खिलाफ लाओ और आरोप लगाओ। और आप जून 2024 में आप राहुल गांधी ये कह रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी का मनोबल तोड़ दिया है, हमने नरेंद्र मोदी का हमने विश्वास तोड़ दिया है, ये सरकार बहुत कमजोर है। खड़गे यहां तक कहते थे कि अभी हम अपना सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये काम हम भविष्य में कर सकते हैं।
कहाँ आपका सरकार बनाने का दावा पेश करने का आपका संकल्प था? कहाँ आज आप इस हालत पे आ गए हैं कि आपका मजाक बनेगा कि राज्यसभा के ही अध्यक्ष के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। आप लगातार अडानी के खिलाफ जो है जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने और बीजेपी कार्यालय में संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अभी तक कांग्रेस उनका जवाब देने का साहस नहीं जुटा पाई है। और केवल जो है कांग्रेस के ने केवल एक शिकायत फाइल की है लोकसभा स्पीकर के पास कि साहब ये जो है उनके उनके प्रिविलेज का हनन है। अरे भाई, और आज तो सोनिया गांधी के बारे में काफी कुछ सामने आ गया। कहाँ आप अडानी के खिलाफ जेपीसी की बात कर रहे थे, कहाँ अब स्थिति ये बन रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विदेशी ताकतों से जो ऐसी शक्तियां जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत का आर्थिक नुकसान करना चाहती हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहती हैं, उन ताकतों से आप मिले हुए हैं, जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं, और आप भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। क्यों ना इसकी जो है जेपीसी बना के इसकी जांच कर ली जाए। तो ये सब जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं या जो कांग्रेस कर रही है, ये केवल पेचबंदी है कि अब इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड के बाद अब जो ये जो नया जो मामला है और जो शिकंजा कस रहा है, ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन से एनजीओ ने और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए कहां कहां से कितना पैसा आया, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। कभी किसान आंदोलन, कभी नागरिकता आंदोलन, कभी जो है कभी इंटॉलरेंस का आंदोलन, कभी मुसलमान जो है यहाँ पे बहुत डर गए हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ये वितंडा हमेशा खड़ा किया रहते हैं। जिस तरह और राहुल गांधी का उन लोगों से संबंध जो बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो आदमी जाके मिलता है यूनुस से, और वही आदमी जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की योजना पे काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस यही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और दूसरी बात और है, उनको ये मालूम है कि जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे, और ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो पूरा कम्युनिस्टों का, जिहादियों का गठजोड़ है, जिसके पीछे खड़े हुए हैं आपके जियो बिडेन, इनका समय जा रहा है। तो इनको मालूम है कि उसके बाद इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो इनको ताकत मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो स्रोत इनका सूख जाएगा। तो उसके पहले ये सारे ड्रामे कर लेना चाहते हैं। आप देखिए 13 फरवरी 2024 से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, एकाएक वो फिर सक्रिय हो गए। अरे भाई, जब आपको 65 साल से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं और धान और अन्य फसलों की खरीदारी कर रही है, बिना किसी कानून के एमएसपी चल रहा है, ये भी तो है कि आखिरकार सरकार के ऊपर अविश्वास का आधार क्या है कि कल को एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो ये केवल वितंडावाद खड़ा करना है। इनको हमेशा एक न एक विवाद का झंडा इनको खड़े रखना है, ताकि हम सरकार को हम लगातार कोई ना कोई मुद्दे पे हम जनता के बीच में जमीन में जाके कोई काम ना करें, लेकिन हम मीडिया में छाए रहें कि देखो हम सरकार। यही काम पिछले 10 साल से हो रहा है। वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं, देखिए ये जो भारत का नक्शा इस समय पॉलिटिकल नक्शा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां है और कांग्रेस पार्टी कहां रह गई है। हिमाचल रह गई है, कर्नाटक तेलंगाना में रह गई है, बस 3 राज्यों में। डीएमके में वो घुसी हुई है, जेएमएम की उसमें घुसी हुई है। उसका हक भी नहीं बनता है जितनी उसकी सीटें हैं, पर गठबंधन है तो वो वहां घुसी हुई है। तो और भारतीय जनता पार्टी कितने स्टेट में है, मतलब 12 राज्यों में उसकी सरकार है पूरी। 2/3 से ज्यादा हिस्सा
उसकी सरकारें 2/3 से ज्यादा भारत में हैं। यस। कुल मिलाकर के 21-22 राज्यों में वो हाँ। इस समय सत्ता में है। तो ऐसे में ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये जो कुंठा दिखाई दे रही है, ये जो खीज दिखाई दे रही है, ये असफलता लगातार 89 असफलता अभी तक ये बाकायदा जारी हुआ था। और 89 था महाराष्ट्र और झारखंड से पहले, तो अब हम्म तो 91 हो गया है। हम्म तो हम्म जनता के बिल्कुल। द्वारा लगातार ठुकराए जाने की वजह से ये एक बौखलाहट अब उतर आई है कि पार्लियामेंट को आप सर्कस में तब्दील करना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष की तरह कम और जोकर की तरह व्यवहार ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का संकट तो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। कांग्रेस की सीटों की संख्या लोकसभा में 101 है, तो लीडर अपोजिशन तो वो बने रहेंगे, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। और कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, तो परिवार का व्यक्ति ही इस पद पे रहेगा। लेकिन राहुल गांधी अब इंडी गठबंधन को लीड नहीं कर पाएंगे। जो इंडी अलायंस को के नेता वो बने रह पाएंगे, इसमें मुझे गहरा संदेह है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी का नाम चल रहा है कि साहब, और कि वो ज्यादा सक्षम है, और जिस तरीके से शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, समाजवादी पार्टी हो, एक के बाद एक लोग जो है कांग्रेस के राहुल गांधी की क्षमता पर जिस तरीके से अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि अब वो बहुत दिन इस पद पे नहीं रह पाएंगे। और इतना राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बने रहेंगे। अब या तो इंडिया गठबंधन टूटेगा, लोग इससे अलग होंगे, या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के जो स्वाभाविक नेता बने हुए हैं, वो स्वयं इस पद से हटेंगे, और उनको ममता बनर्जी या शरद पवार या जो भी नेता वो इंडी गठबंधन तय करे, उसके लिए ये जगह ये स्थान को छोड़ना होगा। तो राहुल गांधी के सामने जो कुंठा आई है, जून 2024 के चुनाव में तो वो सीटें जीत लेंगे जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन हरियाणा ने और महाराष्ट्र ने जैसा उनके अरमानों पर, उम्मीदों पर पानी फेरा है, और उसके बाद जो नया संकट उनके ऊपर खड़ा हो रहा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता पर अब किसी को विश्वास नहीं रह गया है। जो उनके गठबंधन, जो जो इंडिया अलायंस के जो उनके साथी हैं, तो या तो राहुल गांधी हटेंगे या इंडिया गठबंधन टूटेगा। दोनों नहीं चल पाएगा, ये बात अब साफ हो गई है। और राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल ना उठे, इसीलिए अडानी के मुद्दे पे ये सब नाटक किया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं लोकसभा के वर्तमान सत्र में समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जो नौटंकी होती है सदन के बाहर, उस पे वो दोनों दल शामिल नहीं हो रहे हैं। और एक बात और है इसमें कि अखिलेश यादव की भी कुंठा कम नहीं है कि उनके तो 37 सांसद हैं, उनका कोई उनका नाम नहीं ले रहा है नेता के लिए। ममता बनर्जी के सांसद केवल 27 हैं, लेकिन अन्य पार्टियों को मिला करके लगभग 86 सांसद हैं इंडी गठबंधन के, जो ममता बनर्जी को नेता बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ब्लॉक कांग्रेस के बाद तो समाजवादी पार्टी है, उसके तो 37 सांसद हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का संकट इसलिए भी बढ़ गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस यूपी में मुसलमानों के वोट को लेकर जो शोर मचा रही है कि प्रेसर और वर्शिप एक्ट को लेकर के हम 1 लाख पत्र भेजेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और रोज रोज एक न एक वो मामला मुसलमानों को लेके आ जाते हैं। इससे भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो इरादों को लेकर के बहुत बहुत संशकित है। तो राहुल गांधी के सामने कुंठा आपको बढ़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगता वीरेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लड़ाई इस समय राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष के एक धड़े की लामबंदी की है, वो 2029 के लोकसभा चुनाव में लीडरशिप को लेकर के है? क्योंकि ये 3 चुनाव देखिए, हार चुके, राहुल गांधी अभी तो 2014 हार सदन। चुके, 2019 हार चुके, 2024 हार चुके, सिरे से सारे राज्यों के चुनाव हार रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी पोजीशनिंग करना चाहती है अपनी कि बिल्कुल करना 2029 चाहेंगी। में। और आप देखिए, जी हाँ, जी हाँ। अभी फरवरी में चुनाव दिल्ली विधानसभा का है। फिर सितंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में। 2026 में जो है विधानसभा चुनाव है बंगाल का। उसके बाद जो है 27 में चुनाव है 5 राज्यों का, यूपी है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, पंजाब है, एक और राज्य है। 28 में 4 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में है,
मई 28 में, तो फिर नवंबर में है चुनाव, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो लगातार चुनाव आने वाले हैं, और हरियाणा और महाराष्ट्र ने जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा जो तय कर दी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास जताया है, और कांग्रेस के पास केवल रोज एक नया षड्यंत्र, रोज एक नई साजिश, कभी जो है पेगासस ले आओ, कभी अडानी ले आओ, कभी जो है वो आपका जॉर्ज सोरोस का सप्लाई किया हुआ कोई माल ले आओ। कांग्रेस के पास कोई लॉन्ग टर्म सार्थक देश के विकास को लेकर के कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव नहीं है। लोकसभा चुनाव में ये संविधान लेके घूमते रहे कि साहब ये अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ये संयोग की बात है कि जॉर्ज सोरोस की चेली कमला हैरिस जब जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना अभियान चला रही थी, वो भी यही बोल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, हम सबको जेल में भेज दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सारी डेमोक्रेटिक संस्थाएं बंद हो जाएंगी। तो कांग्रेस के पास वास्तव में सबसे बड़ा संकट आइडियोलॉजी का है। कांग्रेस ने पूरी तरीके से अर्बन नक्सल और कम्युनिस्टों का एजेंडा अपना लिया है, लेकिन वो दिल्ली में संसद के बाहर नौटंकी करने से राजनीति नहीं चलेगी। भारत बहुत बड़ा देश है। 11 साल नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी का 11वां साल है, और पूरे 10 साल बीत गए, आप 10 साल में एक ऐसी बात नहीं बता पाए कि नरेंद्र मोदी सरकार की असफलता क्या है, अक्षमता क्या है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जहां सरकार ने देश के लोगों को अंधेरे में रखा, जहां सरकार ने कोई वादा किया था और उसको पूरा नहीं किया। 8 साल बाद भी आज आप जो है नोटबंदी को गिना रहे हैं। नोटबंदी के बाद 2 लोकसभा चुनाव हो गए, 19 का भी हो गया, 24 का हो गया। नोटबंदी के बाद कम से कम 25 विधानसभा के चुनाव हो गए। अब बताइए। और नोटबंदी का असर ये हुआ है कि आज यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की पर डे की संख्या 31 अक्टूबर तक प्रतिदिन 55 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे थे, और देश के जीडीपी का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा अब ऑनलाइन आ गया है। लोगों ने कैश का ट्रांजैक्शन एकदम बंद कर दिया है। तो अगर हम देखें जो इससे इकोनॉमी को सेविंग हुई है, वो कम से कम 25 से 30 लाख करोड़ रुपए की अब तक हो चुकी है, बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टीमेट के अनुसार। और जो चोरी रुकी है इसके जरिए, जो सरकार ने सारी योजनाओं का लाभ जो लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है, ये संख्या, ये धनराशि 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। तो नोटबंदी को लेकर के अखिलेश यादव भी जो है हर हर साल 8 नवंबर को वो कानपुर का बच्चा ले आते हैं खजांची को, और वो उत्सव मनाते हैं, कभी उसको देते हैं खिलौना, कभी उसको देते हैं साइकिल। तो कांग्रेस के पास वास्तव में एक ठोस मुद्दे का अभाव है, जिसको बोलते हैं नैरेटिव। आपने चुनाव में तो बता लिया कि साहब वो जो है संविधान खत्म हो जाएगा, और अब वो जाति जनगणना की बात करना भूल ही गए वो। मैं तो कहूंगा नहीं, कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नेतृत्व, एक एक हर चीज को जिस तरीके से ये जोक बना करके पेश कर रहे हैं, और एक ही जगह जहां आदमी की सुई अटक गई है, तो कांग्रेस का तो भुस भरा जा रहा है, कांग्रेस तो हारती जा रही है, उनके पास, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। देखिए, विरोध में और घृणा में अंतर होता है। राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी का केवल विरोध नहीं करते हैं, कांग्रेस का परिवार नरेंद्र मोदी से घृणा करता है। दे हेट नरेंद्र मोदी। नहीं, उनको क्या कांग्रेस के नेताओं में अब इतना साहस नहीं बचा है कि अगर इनको घृणा ही करनी है तो इनको उठा करके फेंक दिया जाए और दूसरी लीडरशिप चुनी जाए कि भाई आप पार्टी को आगे बढ़ाओ, इनको घृणा करने दो, इनको देखिए, अलग अलग कर दो। जब जब तक सोनिया गांधी हैं, तब तक तो हम पिछले 10 साल में 2 बार ये देख चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर ये प्रयास हुआ, वो G20 और G22 और राहुल गांधी को हटाओ, तो ये कोई ना कोई षड्यंत्र करके, जैसे इन्होंने खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनवा दिया, गुलाम नबी आजाद को पार्टी छोड़ के बाहर जाना पड़ा। तो अभी इतनी आसानी से इस परिवार का पार्टी से नियंत्रण समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन इनके सामने दोहरा संकट है। पहली बात तो ये है कि ये जून के बाद
लगातार दो प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव हार गए। दूसरा संकट इनके सामने है कि इंडी अलायंस के नेता पद के रूप में इनको अब नेता, विपक्षी दलों के नेता इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। काम आप कुछ करते नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे असेंबली चुनाव होंगे, इनका संकट और बढ़ेगा। ये संकट कम नहीं होने वाला है। और अगर इंडी गठबंधन अगर बिखर गया, कुछ दल इनसे अलग वीरेन हो जी, गए, तो इनका 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 संकट और बढ़ेगा। वीरेन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं कि काम नहीं करते हैं? रोजाना कभी वो मास्क लगा करके संसद पहुंच रहे हैं, काला मास्क लगा करके पहुंच रहे नौटंकी हैं। कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, ये नौटंकी देखिए कर रहे हैं। कैसे कैसे कभी कभी वो संभल के लिए जाते हैं और सड़क पर जब जाम लग जाता है तो वहां संविधान दिखाने लगते हैं। हाँ, ये सब। अभी अभी इन्हीं के पुराने सहयोगी रहे आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट में देख रहा था। हाँ। उन्होंने लिखा, कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन वाले तो भाग पड़े, भाग लिए वो तो। ये देखिए, ये जोकरगिरी नहीं है तो क्या है? ये हाँ, वही देखिए आप, आज हुई है, ये आज ये हुई है। ये ये कहां से नेता प्रतिपक्ष दिखाई दे रहा है आपको कि वो जो है पीछे पीछे इनके साथी भी हंस रहे हैं इनकी हरकतों पर। हाँ, वो हाँ। पीछे संजय राउत दिखाई दे रहे हैं, वो सारे और दिखाई दे रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। वो इसलिए नहीं हंस रहे कि ये मोदी जी का या अडानी जी का मजाक बना रहे हैं, वो इनकी हरकतों पे हंस रहे हैं कि ये कहां से नेता दिखाई दे रहे हैं आपको। अरे भाई, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप में अगर राजनीतिक कौशल है, आपके पास सबूत हैं, आपके पास आधार है, तो लोकसभा में चर्चा की मांग कीजिए ना। सबूत पेश कीजिए, और इसके ऊपर 2 घंटे का भाषण दीजिए। अरे भाई, आखिरकार राहुल गांधी के पिताजी ने, राजीव गांधी ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा जब हुई थी, तब उन्होंने वीपी सिंह सरकार के खिलाफ लोकसभा में 2.5 घंटे भाषण दिया था कि मंडल आयोग जो है ये कितना घातक है देश के लिए। तो राहुल गांधी आधे घंटे ही बोल दें, कुछ पढ़ लिख के आए तो सही। जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, जब आपके पास कोई आधार नहीं है, जब आप विदेशी शक्तियों के आप कठपुतली बने हुए हैं, और आपको पैसा वहां से मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो आपके पास लेकिन इसके आधार पर कोई आपको बोलने का कोई सामग्री तो नहीं मिल रही है ना। कोई अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल कहानी कहने को है, कोई पॉलिटिकल आधार है, यदि आप में भाषण देने की क्षमता है, तो लोकसभा में आके बोलिए। खड़गे साहब बोले, राज्यसभा में बोले। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, तो आप इसी तरह की नौटंकी आप संसद भवन के बाहर करेंगे। लेकिन ये नौटंकी भी कितने दिन कर लेंगे आप भी वीरेंद्र जी कैसी सलाह दे रहे हैं, कैसी चुनौती दे रहे हैं उनको। देखिए, मैंने और आपने दशकों तक तो कम से कम 4-5 दशक से तो हम आप? देख रहे हैं पार्लियामेंट। और मैं तो लोकसभा कवर कर चुका हूं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अमर उजाला के नेशनल ब्यूरो में रहते हुए। उस समय ऐसे ऐसे जहाज लोग बैठते थे, इतने सीनियर लोग बैठते थे पार्लियामेंट में, तैयारी के साथ आते थे। बिल्कुल। वो इतने मोटे मोटे पंच लेकर के आते थे, फाइलों के बंडल लेकर के आते थे। और जब उनके भाषण शुरू होते थे, सोमनाथ चटर्जी के, मधु लिमे के, मधु दंडवते के, चंद्रशेखर के, इन सब के जब भाषण शुरू होते थे और हम लोग बाहर, वो जो चाय की स्टॉल लगती है लोकसभा प्रेस गैलरी के सामने, वहां जब चाय की चुस्कियां ले रहे होते, तब हमें पता लगता था कि मधु दंडवते का या मधु लिमे का या चंद्रशेखर का या सोमनाथ चटर्जी का या दूसरे लोगों का, इंद्रजीत गुप्त का, इन सब के भाषण होने वाले हैं। हम आधी कप चाय छोड़ करके उनका भाषण सुनने के लिए पार्लियामेंट में जाते थे। किसी का अब ऐसा भाषण होता हुआ देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे, जब जब अरुण कोई जेटली, तैयार कोई तैयारी करके जाता ही नहीं है। तैयारी करके कोई तैयारी करता ही नहीं है। इसी अगर तरह के राहुल नाटक। अगर राहुल गांधी कल ये मांग करें कि अगर वो कल ये प्रस्ताव मूव करें लोकसभा में कि हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, तो कांग्रेस के 101 सांसदों में केवल 2 या 4 के अलावा पांचवा आदमी नहीं है जो महंगाई के बारे में बोल पाए। उनको विषय की जानकारी नहीं है।
और अगर बोलना चाहे तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको संसद की लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, उसको आरबीआई की रिपोर्ट्स पे रिसर्च करनी पड़ेगी, या जो इकोनॉमिस्ट हैं दिल्ली में बहुत हैं, उनके संग बैठ के विषय की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अब इतना बहुत कौन जो है माथापच्ची कौन करे? यही हाल यूपी की विधानसभा में है। समाजवादी पार्टी के 100 एमएलए हैं, लेकिन वो जब काम रोको का कोई जब वो एडजर्नमेंट नोटिस देते हैं तो उनके पास अपने प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के तर्क नहीं होते हैं। तो वो और समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 मुद्दे होते हैं यूपी विधानसभा में, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है और सरकार जो है पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दे रही है। केवल झूठा आरोप लगाते हैं ये। और आज के जमाने में आप किसी भी वर्ग को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण की सुविधा से वंचित कर ही नहीं सकते। मामला तुरंत हाई कोर्ट जाता है। जैसे अभी मामला प्राइमरी स्कूल टीचर का है, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, अब जाके सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया है, अब वो हाई कोर्ट में फिर आ गया है और ये काम नियुक्ति वाला अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाएगा। मतलब ये पूरा हो जाएगा ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो सवाल ये कि आप जब कोई तैयारी नहीं करेंगे, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप जो है झूठे नारों पे मुद्दों पे इलेक्शन जीत के आप सांसद बन गए, तो फिर जब आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप यही नाटक करेंगे। अरे अभी फरवरी में बजट सत्र आने वाला है 2 महीने बाद, वो लंबा चलने वाला है। अभी आपने बताया अपने इंट्रो में कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट स्वीकार हो गई है और सरकार बिल ला सकती है। यदि इस बिल का आपको विरोध करना है तो आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो कोविड कमेटी की रिपोर्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, भाई क्या है। यदि आप ये भी मांग करते हैं कि इसको पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाए या इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, तो उसके लिए भी तर्क देने होंगे और तर्क देने के लिए उसको आपको उस रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा। तो ये जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स हो रही है, इन्होंने राजनीति को नौटंकी और नुक्कड़ नाटक बना दिया है। इसको लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भैया अडानी का मुद्दे का जो आप तमाशा कर रहे हैं, जनता के बीच में इसको लेकर के कोई संदेश नहीं जा रहा, क्योंकि आप 5 साल से यही काम कर रहे हैं। एक दिन तो है नहीं है, 5 साल से आप यही काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं लोगों को बता दूं, जो अडानी को एयरपोर्ट देने जो लीज पर सरकार ने दिए हैं, एयरपोर्ट को लीज पर देने की नीति का अप्रूवल मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में किया था। और जो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट बेच दिए गए, ये बात सरासर गलत है। एयरपोर्ट बेचे नहीं गए हैं, एयरपोर्ट लीज पर दिए गए हैं। एयरपोर्ट की लैंड, एयरपोर्ट की बिल्डिंग की जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो सरकार के पास रहेगा। और ये सरकार के फायदे में इसलिए है कि सरकार का एयरपोर्ट को चलाने में खर्चा शून्य है। और जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट है, प्रति एयरपोर्ट जो आदमी यहाँ से प्लेन फ्लाइट पकड़ेगा, प्रति यात्री 70 रुपए सरकार को मिलेंगे। तो सरकार को अरबों रुपए की साल में आमदनी होगी और उस पर जितना खर्चा है एयरपोर्ट के ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का, स्टाफ की सैलरी का, सिक्योरिटी का, वो व्यक्ति उठाएगा जिसको ये लीज पे दिया गया है। तो ये कह देना कि ये बेच दिया गया, झूठ है ये। एक आखिरी सवाल जिस पर हम चर्चा करें, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि साहब वो समय आएगा जब देश के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे, जब ये अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, देश का युवा इनको डंडे मारेगा। इस लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि लिख कर रख लो, नरेंद्र मोदी नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी न केवल तीसरी बार आए, प्रधानमंत्री बने, हिस्ट्री क्रिएट की, बल्कि जितनी मजबूती से 282 सीटों के साथ और 303 सीटों के साथ काम कर रहे थे, उससे दोगुनी शक्ति के साथ और 4 गुना स्पीड के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धड़ाधड़ विधेयक लेकर के आ रहे हैं और ऐसे विधेयक लेकर के आ रहे हैं जिससे इनकी राजनीति खत्म होने की आशंका पैदा होती है। तो ये जो इनका इस समय फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, उसकी वजह ये है कि लोग इनको पूरी तरीके से डिसऑन कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, इनके नेतृत्व को रिजेक्ट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में
रत्ती भर भी कमी नहीं आ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो भी लोकप्रियता है, उसका आधार केवल उनकी परफॉर्मेंस है, उसका आधार केवल उनकी डिलीवरी है। और ये चाहे जो कुछ कहें, भारत के इतिहास में कृषि मेरे खून में है। मेरे मेरे पिताजी कृषि विभाग के अधिकारी थे। जितना काम कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने किया है, मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूं। और अगर 3 कृषि कानून जो सरकार ने 2020 में पास किए थे, अगर ये लागू हो गए होते, तो भारत तो इन कानून के लागू होने के 10 साल के अंदर भारत कृषि की शक्ल बदल गई होती। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में मूल अंतर ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपना विचार है, जो कार्यक्रम है, जो एजेंडा है, उसके लिए वो संगठन के स्तर पर वो साल में 12 महीने काम करते हैं। इनके यहाँ और कांग्रेस में चुनाव के 1 महीने पहले काम शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है अपने जिले में, ब्लॉक में, तहसील में और स्टेट लेवल पे साल में 12 महीने पे काम करता है। और जो नरेंद्र मोदी ने अब जो परफॉर्मेंस के जो न्यूनतम मानक तय कर दिया है, ही हैज रेज द बार, कि अगर आप इस लेवल से बिलो अगर आप परफॉर्म करेंगे, तो भारत की सरकार को आप नहीं चला पाएंगे। यही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने बाढ़ को बहुत ऊंचा कर दिया है। इससे नीचे के परफॉर्मेंस लेवल पे यूपी की सरकार में रहते हुए आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप तभी बन सकते हैं, तो आप कम से कम इस न्यूनतम स्तर पे परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे। ये और राहुल गांधी को ये मालूम है कि वो अगर एक बार वो सपने में प्रधानमंत्री बन भी जाएं, तो नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस के लेवल को वो छू नहीं सकते, वहां दूर दूर तक नहीं पहुंच सकते। और नरेंद्र मोदी ने ये देश के अंदर कल्याणकारी योजनाएं हो, देश की इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो, इन्फ्लेशन की टारगेटिंग हो, किसानों का मामला हो, गरीबों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, समाज के सभी वर्गों का मामला हो, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मोदी की सरकार ने विदेशी संबंधों में जो काम किया है, उस लेवल पे पे परफॉर्म करने का कांग्रेस का कभी कल्चर रहा ही नहीं है। तो ये केवल ऐसी हाथ पांव पटकते रहेंगे। और इनको ये मालूम है कि इनके पास जो परिवार की विरासत है, तो जो वो नेता बने हुए हैं वो आजीवन बने रहेंगे। और वो कांग्रेस कितना भी घट जाए, 30, 40, 35 सांसद तो उनके पास रहेंगे ही। 10% से ऊपर उनके पास राष्ट्रीय स्तर पे वोट रहेगा, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो उनका बना ही रहेगा। ये उनको मालूम है। और उनको ये भी मालूम है कि जब कभी भी बीजेपी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपोजिशन का मोर्चा बनने की बात आएगी, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अराउंड को न्यूक्लियस मान करके ही, कांग्रेस के अराउंड ही उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, जैसा कि अभी इंडिया अलायंस में हुआ है। और कांग्रेस की सीटें भी इतनी बड़ी आ गई है, तो और राहुल गांधी को अभी भी ये भरोसा है कि न्यूक्लियस तो उनकी पार्टी ही बनेगी। तो ये भट्ट साहब अभी भी भट्ट साहब तीसरे झटके में भी इनकी सीटें 100 नहीं पहुंची हैं, 99 ही हैं। नहीं, प्रियंका और आ गई ना। नहीं, और रंधेड़ की आ गई। प्रियंका के आने के बाद ही 99 हुई हैं, क्योंकि 99 तब थी जब वायनाड और रायबरेली अच्छा, दोनों हाँ। जगह की सीटें जोड़ी गई थी। एक वो भी मिल गई ना, वो सीट नांदेड़ की, महाराष्ट्र में। नांदेड़ की भी मिली होगी तो फिर वो 100 हो गई होंगी मेरे ख्याल से। 100 पहुंची होंगी। 100 तो पहुंच गई होंगी। ये सारी कवायद, मतलब 44, 52 और 100 ही मान लो चलो, इनको हम्म। मिलाकर के भी बीजेपी की अकेले इसी चुनाव में 240 के बराबर भी नहीं बैठते। हाँ, 3 बार हाँ, के हाँ। भी मतलब 240 नहीं बैठ रहे हैं। मैं हम्म, अगले सवाल पर आता हूं, यह आखिरी सवाल है डिबेट का। हम्म, हम्म, इनको ये गलतफहमी तो नहीं है कि अगर जनता रिजेक्ट कर रही है तो हम देश में एक ऐसा अराजकता का वातावरण क्रिएट कर दें कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया था सत्ता में, श्रीलंका में भी तख्ता ही पलट दिया था एक तरीके से, बांग्लादेश में भी 5 अगस्त को यही हुआ है, अब सीरिया में भी यही हुआ है। सरबदर को जो है जाकर के अपनी शरण लेनी पड़ी रूस में। इनको ये मॉस्को में। गलतफहमी तो नहीं है कि ये यहाँ पर ऐसा वातावरण कभी क्रिएट कर पाएंगे इस तरह की हरकतों से? देखिए,
बांग्लादेश हो, सीरिया हो, श्रीलंका हो, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया। हम जो है आबादी के स्तर पर विश्व के सबसे बड़े देश हैं। 140 करोड़ की आबादी है हमारी। हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, बस घोषणा होनी बाकी है। वी आर ओवर $4 ट्रिलियन। और पूरे अमेरिका का, पूरे यूरोप का भारत में $1 ट्रिलियन से अधिक इन्वेस्टेड है। जिन ताकतों के बल पर, जिस जॉर्ज सोरोस के बल पर, और जिस जो जो जो, जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्टों का गिरोह है, उससे पैसा पाकर के जो आप यहाँ खुराफात कर रहे हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनका पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है वो उस पे खतरा हो। तो इसलिए, और ट्रंप के आने के बाद विदेशी सहायता से आधार पर भारत में गड़बड़ी पैदा करना, अराजकता पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना, दंगा फैलाना का जो कुछ भी इनको उम्मीद थी, वो जनवरी 20 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये बात आपके दर्शकों को के दिमाग से बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि जो कुछ इन्होंने खुराफात पिछले 4 साल में कर ली है जियो बाइडेन के समय में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में, ये भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बिना विदेशी पैसे के, बिना और अब और आने दीजिए, 2 महीने रुकिए। इनकी भारत जोड़ो यात्रा का, सोनिया गांधी के सारे जो इनके काले कारनामे हैं, वो चिट्ठा सब सामने आएगा। बस 1 महीने की बात है। तो ये भूल जाए, अब ये नहीं कर सकते। और षड्यंत्रों के आधार पर भारत जैसे बड़े देश की राजनीति को नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता। 1-2 राज्यों में आप कर लेंगे, लेकिन बाकी जैसे आपने पंजाब में कर लिया, बाकी इतने बड़े देश को आप एक साथ षड्यंत्रों की राजनीति के जरिए प्रभावित कर लें, नियंत्रित कर लें, या मैनिपुलेट कर लें नेशनल लेवल पर, यह संभव ही नहीं है। 1-2 राज्यों में हो सकता है, बट नॉट एट द नेशनल लेवल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, ओशियननेस नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।